आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही जानी मानी पब्लिक सेक्टर कंपनी की। एक ऐसा पीएसयू जो अपनी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी को ही बदल रहा है। कई लोगों का इसमें इन्वेस्टमेंट भी है और अब इसकी कहानी कह सकते हैं पूरी तरह से बदलने वाली है। और इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है ये नंबर 3 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, ये वो टारगेट है जो इस कंपनी का फ्यूचर मतलब पूरी तरह से रीराइट करने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि भाई होता क्या है जब कोई कंपनी जो सालों से सिर्फ रेलवे को फाइनेंस कर रही थी वो अचानक पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का गेम बदलने की ठान ले। चलिए इसी को जरा डीप में समझते हैं। लेकिन इस बड़े बदलाव को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आईआरएफसी आखिर करती क्या थी। इसका जो पुराना ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल था वो कैसा था। तो नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, शॉर्ट में कहें तो आईआरएफसी। इसे ना इंडियन रेलवे की फाइनेंशियल बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी माना जाता था। काम बिल्कुल फिक्स था और इसीलिए ये एक बहुत ही स्टेबल भरोसेमंद पीएसयू मानी जाती थी। अब तक देखिए, आईआरएफसी का काम बहुत ही सिंपल था। सिर्फ 2 स्टेप्स का प्रोसेस। स्टेप 1, मार्केट से सस्ते में पैसा उठाओ, और स्टेप 2, उस पैसे को सिर्फ और सिर्फ इंडियन रेलवे को दे दो ताकि वो अपने नए ट्रेन, कोच या इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर सकें। बस कहानी खत्म। लेकिन अब कहानी बदल रही है। आईआरएफसी अपनी उस पुरानी सेफ दुनिया से बाहर निकल रहा है और एक बिल्कुल नई बहुत ही एम्बिशियस प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, ये नंबर्स बड़े दिलचस्प हैं। कंपनी का टारगेट है 2030 तक 3 लाख करोड़ रुपए के लोन सैंक्शन करने का। और मजे की बात यह है कि इसमें से करीब 70% पैसा तो डिसबर्स भी हो जाएगा। प्लान है लगभग 20 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को फंड करने का, जहां हर एक प्रोजेक्ट का साइज सोचिए जरा, करीब 15,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। और ये स्लाइड इस बदलाव को एकदम साफ दिखाती है। एक तरफ है आईआरएफसी 1.0 जिसका खेलने का मैदान सिर्फ रेलवे था, और दूसरी तरफ है आईआरएफसी 2.0 जहां पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ही इसका नया प्लेग्राउंड होगा। मतलब क्लाइंट अब सिर्फ इंडियन रेलवे नहीं बल्कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों होंगे। तो सवाल है, ये पैसा जाएगा कहाँ? रेलवे के अलावा अब कंपनी एनर्जी, माइनिंग, मेट्रो प्रोजेक्ट्स और देश के जितने भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उन सब में हाथ आजमाने जा रही है। अब मन में ये सवाल जरूर आएगा कि भाई आईआरएफसी में इतना कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है? ऐसा क्या है इसके पास जो इसे बाकियों से अलग खड़ा करता है? और इसका जवाब है इसकी हिस्ट्री। कंपनी की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है इसका शानदार ट्रैक रिकॉर्ड। इसी ने मार्केट में इसकी इतनी मजबूत साख बनाई है। इसका पहला और सबसे बड़ा एडवांटेज है लो कॉस्ट बोरोइंग। सीधी भाषा में कहें तो कंपनी को मार्केट से बहुत सस्ते रेट पर पैसा मिल जाता है, और जब पैसा सस्ता मिलेगा तो जाहिर है वो आगे कॉम्पिटिटिव रेट पर लोन देकर भी अच्छा मार्जिन कमा सकती है। और ये है इसकी दूसरी और शायद सबसे जबरदस्त ताकत, 0%। आईआरएफसी का एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट बिल्कुल जीरो है। आज तक इसका 1 रुपया भी नहीं डूबा है। सोचिए, किसी भी फाइनेंस कंपनी के लिए ये कितनी बड़ी, कितनी असाधारण बात है। और यही कॉन्फिडेंस है जो इसे अब बाहर निकलने की हिम्मत दे रहा है। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट तो होता ही है, क्योंकि जब आप ग्रोथ के लिए नए रास्ते खोलते हैं तो साथ में नए रिस्क भी आते हैं, और असली खेल यहीं से शुरू होता है। जरा इस टेबल को देखिए। पहले क्लाइंट कौन था? सिर्फ इंडियन रेलवे, जिसके पीछे सरकार खड़ी है। तो डिफॉल्ट का रिस्क लगभग 0। लेकिन फ्यूचर में जब कंपनी प्राइवेट सेक्टर को लोन देगी तो ये रिस्क वाला मीटर जाहिर सी बात है ऊपर जाएगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आईआरएफसी की मैनेजमेंट इस तेज ग्रोथ की भूख और अपनी पुरानी सेफ्टी के विरासत, इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनाएगी? यही असली चुनौती है। चलिए अब इस पूरी सिचुएशन को एक इन्वेस्टर के नजरिए से देखते हैं। इस बड़े स्ट्रेटेजिक मूव के आखिर क्या-क्या आउटकम हो सकते हैं। देखिए, आईआरएफसी जो पहले एक स्लो, स्टेबल मतलब एक सेफ पीएसयू मानी जाती थी, अब अचानक से एक हाई ग्रोथ स्टोरी बनने का पोटेंशियल रखती है। मार्केट में इसकी पूरी इमेज ही बदल रही है। तो इसके सामने 2 रास्ते एकदम साफ हैं। रास्ता ए, सक्सेस। अगर ये स्ट्रैटेजी चल गई तो ये इंडिया की टॉप इंफ्रा फाइनेंसिंग कंपनियों में से एक बन जाएगी। और रास्ता बी, फेलियर। अगर ये स्ट्रैटेजी काम नहीं की तो इसका सीधा नेगेटिव असर इसके मार्जिन और वैल्यूएशन पर पड़ेगा। तो इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में कितना वक्त लगेगा? देखिए, आने वाले 3 से 5 साल सबसे ज्यादा क्रिटिकल होने वाले हैं। यही वो टाइम है जो तय करेगा कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा।
और 2030 तक इस 3 लाख करोड़ के टारगेट का असली नतीजा हम सबके सामने होगा। तो आखिर में एक ही बड़ा सवाल बचता है, IRFC 2.0 ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या फिर एक बहुत बड़ी गलती? कहानी तो अभी शुरू हुई है और इसका क्लाइमेक्स देखना अभी बाकी है।